जरा एक मंजर सोचिए जो शायद हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है। एक कमरा है, लैपटॉप की स्क्रीन चमक रही है, फोन लगातार बज रहा है, काम की डेडलाइन सर पे है और दिमाग में एक साथ 10 चीजें चल रही हैं। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि इस सारे तूफान के बीच आपके अंदर एक गहरी अटूट शांति है। वाह। आज हम इसी असली शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, जो किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि स्थिरता या स्टिलनेस में छिपी है। और ये सिर्फ कोई सुकून देने वाली बात नहीं है। आज हम रायन हॉलिडे की किताब स्टिलनेस इज द की में दिए गए विचारों को जरा गहराई से समझेंगे। हाँ, हमारा मकसद ये समझना है कि ये सदियों पुराना विचार आज के भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए सिर्फ एक आध्यात्मिक आराम नहीं बल्कि सफलता और सही फैसले लेने का एक जरूरी हथियार क्यों है। मतलब ये आलस करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये वो जानबूझकर लाई गई शांति है जहां से आपको सबसे अच्छे विचार आते हैं। और इस बातचीत के लिए जो हमारे पास स्रोत हैं वो कमाल के हैं। ये किताब स्टोइक फिलॉसफी और भगवद गीता जैसे प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया से जोड़ती है। हाँ बिल्कुल, जॉन एफ कैनेडी और महान कलाकारों की कहानियों से। और भगवद गीता का जिक्र तो कितना सही लगता है, जहां अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है। इसे वश में करना तो हवा को रोकने जितना ही मुश्किल है। मुझे लगता है आज भी हम सब यही महसूस करते हैं। बिल्कुल, और शायद आज ये चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। तो चलिए इस मन को साधने की कला को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? किताब में एक सवाल है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि सुनने वाले भी इस पर सोचें। आखिरी बार आप कब पूरी तरह शांत और स्थिर बैठे थे? मतलब बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी बेचैन सोच के। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अपना जवाब याद करने में काफी वक्त लगा। और ज्यादातर लोगों के लिए यही सच है। यहीं से स्थिरता का महत्व शुरू होता है। तो ये है क्या स्थिरता? देखिए, ये कोई निष्क्रियता या आलस नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक अवस्था है जहां से मानसिक स्पष्टता और सही निर्णय लेने की ताकत पैदा होती है। अच्छा। ये कोई नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है। दुनिया के अलग अलग दर्शनों में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे यूनानी स्टोइक इसे अपथेडिया कहते थे। अपथेड़ा? हाँ, यानी बाहरी घटनाओं से मन का शांत रहना। बौद्ध धर्म में इसे उपेक्षा या संभाव कहा गया है। ईसाई इसे एक्वेनमिटास कहते हैं। नाम अलग है लेकिन लक्ष्य एक ही है। बाहर चाहे कितना भी तूफान हो, अंदर की शांति भंग ना हो। जब मैंने स्टोइक दार्शनिक सेनेटा के बारे में पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। हम आज के शोर की शिकायत करते हैं, पर वो तो 2000 साल पहले रोम के बीचों बीच रह रहे थे। सोचिए जरा, घर के नीचे बाजार का शोर, गाड़ियों की गड़गड़ाहट, राजनीतिक उथल पुथल। उन्होंने ये सब कैसे संभाला होगा? उन्होंने एक आंतरिक किला बनाया। उनका मानना था कि अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है तो दुनिया की कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। इसी मानसिक शांति की वजह से वो ऐसे दार्शनिक ग्रंथ लिख पाए जो आज भी पढ़े जाते हैं। मतलब इसके लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप इसे दुनिया के सबसे व्यस्त माहौल में भी हासिल कर सकते हैं। ये तो हुई प्राचीन दर्शन की बात, लेकिन क्या आज के किसी लीडर ने इसका इस्तेमाल किया है? इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण है 1962 का क्यूबन मिसाइल संकट। ओहो। सोचिए, दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ी थी। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के सारे सलाहकार, उनके जनरल, सब उन पर तुरंत सैन्य हमला करने का जबरदस्त दबाव बना रहे थे। हर कोई कह रहा होगा कुछ करो, जल्दी करो। बिल्कुल, उस दबाव में तो किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। सही बात है। लेकिन कैनेडी ने उस शोर में बहने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने सलाहकारों के दबाव में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। तो उन्होंने किया क्या? इसके बजाय उन्होंने व्हाइट हाउस के पूल में तैराकी की, बगीचे में अकेले टहले। उन्होंने जानबूझकर एक ठहराव पैदा किया ताकि वो सोच सकें। हाँ, और उस ठहराव ने न सिर्फ उन्हें बल्कि सोवियत नेता ख्रुश्चेव को भी सोचने का मौका दिया और दुनिया एक भयानक तबाही से बच गई। ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। ये दिखाती है कि स्थिरता कोई पैसिव चीज नहीं बल्कि एक एक्टिव चॉइस है। हाँ। ये उस बेचैनी को ना कहना है जो हमें हर पल कुछ करते रहने के लिए मजबूर करती है। किताब में एक लाइन है, तेजी से भागना महानता की निशानी नहीं है, असली सफलता उन्हें मिलती है जो ठहरना जानते हैं। बिल्कुल। और उस उदाहरण में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि दबाव में शांत रहना कितना मुश्किल होता है। हाँ। ये सिर्फ बाहरी शोर को बंद करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की आवाजों को भी शांत करना है, जो शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। सही बात है। तो ये स्थिरता का लक्ष्य तो समझ आ गया, पर इसे हासिल करने का पहला कदम क्या है? मेरा मन तो हमेशा
या तो कल की बातों में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पहला कदम है वर्तमान में जीना, यानी प्रेजेंस। पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहना जो भी चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य के लिए योजना बनाना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी पर हो। अच्छा। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ उनकी बात सुन रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि इसके बाद क्या करना है। मुझे यहाँ कलाकार मरीना एब्रामोविच का वो परफॉर्मेंस याद आता है, द आर्टिस्ट इज प्रेजेंट। हाँ, न्यूयॉर्क वाला। मैंने उसके बारे में पढ़ा था। वो 750 घंटे तक बस एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी रहीं और लोग आकर उनके सामने बैठते थे, वो बस उनसे नजरें मिलाती थी। और उसका असर अविश्वसनीय था। लोग घंटों लाइन में इंतजार करते थे और कई लोग उनके सामने बैठकर बस रोने लगते थे। सच में? क्यों? जब उनसे पूछा गया तो ज्यादातर का जवाब था कि शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उन्हें अपना पूरा बिना भटकाव वाला ध्यान दिया था। वाओ, ये उस ध्यान की ताकत है जो आज की दुनिया में लगभग खो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है मल्टीटास्किंग, जिसे हम सब एक सुपर पावर समझते हैं। ओ हाँ, मीटिंग में ईमेल चेक करना, किसी से बात करते हुए फोन स्क्रॉल करना। मुझे लगता है मैं तो ये हर रोज करती हूँ। हम सबको लगता है कि हम समय बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। रिसर्च बहुत साफ है। क्या कहती है रिसर्च? मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर सकती है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। मतलब मैं उन सभी मीटिंग्स के बारे में सोच रही हूँ जहाँ मैंने ये सोचकर ईमेल का जवाब दिया कि मैं कुशल बन रही हूँ, जबकि असल में आप न तो मीटिंग पर ध्यान दे पा रही थी और न ही ईमेल ठीक से लिख रही थी। बिल्कुल। आपका दिमाग एक साथ दो जटिल कामों पर ध्यान देने के लिए बना ही नहीं है। वो बस तेजी से एक काम से दूसरे पर स्विच करता है, जिससे बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है। और गलतियां भी होती हैं। हाँ, और गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। तो फिर इस आदत से छुटकारा पाने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? किताब कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके सुझाती है। सबसे पहले अपने फोन की ज्यादातर नोटिफिकेशंस बंद कर दें। ये तो जरूरी है। हर बीप और वाइब्रेशन आपका ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, जरूरी काम के लिए अपने कैलेंडर में समय ब्लॉक करें, जैसे आप किसी मीटिंग के लिए करते हैं। अच्छा, डीप वर्क के लिए? बिल्कुल। और तीसरा, दिन में बस 5 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये छोटे छोटे बदलाव वाकई मदद कर सकते हैं। हाँ, ये आपके ध्यान को वापस आपके नियंत्रण में ला सकते हैं। ये तो हुई अंदर की शांति की बात, लेकिन आज की दुनिया में असली चुनौती तो बाहर से आती है। फोन की लगातार बजती नोटिफिकेशन, 24 घंटे की न्यूज साइकिल। सही कहा। इससे कैसे निपटा जाए? यहाँ स्थिरता का दूसरा पहलू सामने आता है, अपने मन को बाहरी हमले से बचाना। और इसके लिए मौन और सरलता आपके सबसे बड़े हथियार हैं। मतलब दुनिया से भागना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सोच समझकर ये चुनना है कि आप किस जानकारी को अपने दिमाग में आने की इजाजत देते हैं। इस सिलसिले में नेपोलियन बोनापार्ट का किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। बताइए। वो अपनी चिट्ठियां हफ्तों तक खोलते ही नहीं थे। उनका तर्क था कि ज्यादातर समस्याएं वक्त के साथ अपने आप सुलझ जाती हैं। ये तो कमाल है। ये आलस नहीं था, ये अपने ध्यान और ऊर्जा को बचाने का एक बहुत ही अनुशासित तरीका था। और आज के जमाने में ये और भी जरूरी है ना? बिल्कुल। सोचिए, सुबह उठते ही फोन देखना कितनी आम आदत है। हाँ, लगभग सबकी। लेकिन ऐसा करके हम अपने दिन की मानसिक दिशा दूसरों के हवाले कर देते हैं। न्यूज एंकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ऑफिस के ईमेल। एक रिसर्च बताती है कि जो लोग सुबह की शुरुआत बुरी खबरें देखकर करते हैं, उनका चिंता का स्तर दिन भर बढ़ा रहता है। इसका समाधान क्या है? समाधान है स्थान बनाना। अपने दिन में ऐसा समय निकालना जहां कोई शोर ना हो, कोई नई जानकारी ना आए और आपका मन बस शांत रह सके। मौन की ताकत को समझाने के लिए संगीतकार जॉन केज की रचना 433 सेकंड का उदाहरण तो कमाल का है। हाँ, एक ऐसी संगीत रचना जो पूरी तरह से मौन थी। संगीतकार मंच पर आते, पियानो के सामने बैठते, लेकिन उसे बजाते नहीं। और उस मौन में दर्शकों को वो आवाजें सुनाई दी जिन्हें वो आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। किसी के खांसने की आवाज, ऑडिटोरियम के बाहर बारिश की बूंदें, खुद अपनी सांसें। बिल्कुल। संदेश साफ था, मौन वो सब कुछ दिखा देता है जिससे शोर छुपा देता है। वाह! यहीं से कॉग्निटिव मिनिमलिज्म का विचार आता है। कॉग्निटिव मिनिमलिज्म मतलब अपनी मर्जी से अनावश्यक सूचनाओं से खुद को दूर रखना, ताकि जो जरूरी है वो साफ सुनाई दे। ठीक है, तो हमने अंदर के भटकाव को कम किया, बाहरी शोर को भी फिल्टर कर दिया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका सामना खुद से होता है।
और यहीं से आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन की भूमिका शुरू होती है। जब आप शांत होते हैं तो आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं को ज्यादा साफ साफ देख पाते हैं। और इसके बिना स्थिरता शायद टिकेगी नहीं। हाँ, वो बस एक अस्थायी अनुभव बनकर रह जाएगी। अब जर्नलिंग की बात कर रहे हैं। मैंने हमेशा इसे बस एक डायरी लिखने जैसा समझा है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सच्चाई को देखने का एक औजार है। एनी फ्रैंक का उदाहरण देखिए। हाँ, जब वो 2 साल तक एक छोटे से कमरे में छुपी हुई थी तो उनकी डायरी सिर्फ डर का दस्तावेज नहीं थी। वो अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपने आसपास के लोगों के व्यवहार का बहुत ईमानदारी से विश्लेषण करती थी। मतलब उस भयानक माहौल में भी वो आत्मनिरीक्षण कर रही थी। बिल्कुल, और उसी से उन्हें हिम्मत मिलती थी। और स्टोइक दार्शनिक सेनेका तो इसे एक रोजाना की आदत की तरह करते थे ना। हाँ, वो हर रात सोने से पहले अपने दिन का जायजा लेते थे। वो खुद से 3 सवाल पूछते थे। आज मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया, और मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये खुद के प्रति ईमानदार रहने जैसा है। बिल्कुल, इसका मकसद खुद को कोसना नहीं था, बल्कि अगले दिन के लिए एक स्पष्ट इरादा बनाना था। लेकिन ये आत्मचिंतन तभी काम करेगा जब आपके पास कोई दिशा हो, मतलब कोई नैतिक कंपास। आपने बिल्कुल सही कहा। यहीं पर आंतरिक चरित्र और मूल्यों यानी वैल्यूज की भूमिका आती है। जैसे मार्कस ऑरेलियस। हाँ, रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, वो रोज सुबह खुद को अपने मूल्यों की याद दिलाते थे। वो लिखते थे, ईमानदार बनो, विनम्र रहो, सीधा सोचो, समझदार बनो, दूसरों का सहयोग करो। ये शब्द उनके लिए एक लंगर का काम करते होंगे। बिल्कुल, ताकि सत्ता का नशा और बाहरी दबाव उन्हें उनके रास्ते से भटका न दे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, शांत रहना, वर्तमान में जीना। लेकिन एक ऐसी कौन सी चीज है जो इन सारी कोशिशों पर पानी फेर सकती है? स्थिरता का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? अनियंत्रित इच्छा। इच्छा? हाँ, ये पैसे का लालच हो सकता है, शोहरत की भूख हो सकती है, या किसी भी चीज की कभी न खत्म होने वाली चाह। हम जॉन एफ कैनेडी के उदाहरण पर वापस जा सकते हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, जहाँ एक तरफ उन्होंने क्यूबन मिसाइल संकट में असाधारण स्थिरता दिखाई, वहीं उनके निजी जीवन में उनकी अनियंत्रित इच्छाएं उनकी शांति और उनके चरित्र को कमजोर कर रही थी। तो ये दिखाता है कि इच्छाएं कितनी चुपचाप हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। बिल्कुल, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो हम अपनी इच्छाओं को कैसे परखें? यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस ने एक बहुत आसान सा सवाल सुझाया था। किसी भी चीज के पीछे भागने से पहले खुद से पूछें, अगर मुझे ये मिल भी गया तो बाद में मुझे कैसा महसूस होगा। ये सवाल आपको किसी चीज को पाने के पल भर के सुख से आगे ले जाता है। हाँ, और उसके लंबे समय के परिणामों पर सोचने को मजबूर करता है। अक्सर जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं वो मिलने के बाद संतुष्टि नहीं देती। और यहीं पर पर्याप्त यानी इनफ होने का विचार आता है। हाँ। मुझे लेखक जोसेफ हेलर की कहानी बहुत पसंद आई। वो अपने दोस्त के साथ एक अरबपति की पार्टी में थे। उनके दोस्त ने कहा, देखो, उस आदमी ने एक दिन में इतना पैसा कमाया है जितना तुम्हारी किताब ने आज तक नहीं कमाया। इस पर हेलर ने जो जवाब दिया वो शानदार था। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी। उनके दोस्त ने पूछा, क्या? तो हेलर ने कहा, ये जानने की शांति कि मेरे पास पर्याप्त है। ये बहुत गहरी बात है। बहुत ज्यादा। टाइगर वुड्स का उदाहरण भी यही दिखाता है ना। बिल्कुल। गोल्फ कोर्स पर उनका ध्यान और स्थिरता किसी साधु जैसी थी, लेकिन मैदान के बाहर निजी जीवन में भावनात्मक असंतुलन और अनियंत्रित इच्छाओं ने उनकी पूरी दुनिया तहस नहस कर दी। जैसा किताब में लिखा है, अगर आपकी आत्मा अंदर से बेचैन है तो बाहरी सफलता आपको कभी सच्चा सुकून नहीं दे सकती। और हमने अब तक मन की बहुत बात की, लेकिन हम इस समीकरण का एक बहुत जरूरी हिस्सा भूल रहे हैं। क्या? हमारा शरीर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका शरीर थका हुआ है, तनाव में है, तो मानसिक स्पष्टता लगभग असंभव है। सही बात है। जब आप थके हुए होते हैं या भूखे होते हैं तो शांत रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी बातें भी परेशान करने लगती हैं। इसीलिए शारीरिक देखभाल मानसिक स्थिरता की नींव है। विंस्टन चर्चिल का उदाहरण फिर से देखते हैं। अच्छा। द्वितीय विश्व युद्ध के चरम तनाव के बीच वो अपनी ऊर्जा कहाँ से लाते थे? ईंटें बिछाने और पेंटिंग करने जैसी शारीरिक गतिविधियों से। ये उनका रिकवरी का तरीका था। बिल्कुल। जब वो अपने बगीचे में दीवार बना रहे होते थे तो उनका मन पूरी तरह से उस काम में डूब जाता था। युद्ध की चिंताएं कुछ देर के लिए पीछे छूट जाती थी। आजकल के न्यूरोसाइंस भी तो यही कहता है, टहलना या बागबानी जैसी लय वाली गतिविधियां हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कम करती हैं। हाँ, और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज जरूरी है, आराम। आराम?
जिसकी आज सबसे ज्यादा कमी है। बिल्कुल, आज की हसल कल्चर में थके होने को एक मेडल की तरह देखा जाता है। लोग गर्व से बताते हैं कि वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। बहुत। मनोवैज्ञानिक एंडर्स एरिक्सन की एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने पाया कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वायलिन वादक सिर्फ दूसरों से ज्यादा प्रैक्टिस ही नहीं करते थे, बल्कि वो ज्यादा सोते भी थे। हाँ, वो दोपहर में भी ज्यादा सोते थे। आराम उनके प्रैक्टिस का ही हिस्सा था। चर्चिल भी अपनी दोपहर की झपकी को कभी नहीं छोड़ते थे। उनका कहना था कि इससे उन्हें एक दिन में 2 दिन की ऊर्जा मिलती है। और जो ऐसा नहीं करते उनका हश्र प्रिंस एल्बर्ट जैसा होता है, जिन्होंने बिना रुके काम किया और अपनी सेहत इतनी बिगाड़ ली कि उनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। संदेश साफ है। हाँ, सच्ची स्थिरता शरीर की लय का सम्मान करती है। काम के बाद आराम, तनाव के बाद ठहराव। जब हम इस संतुलन को अपनाते हैं तो हमारा शरीर हमारी शांति का दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा साथी बन जाता है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो कुछ मुख्य स्तंभ सामने आते हैं। वर्तमान में मौजूद रहना, बाहरी शोर से बचकर मौन को जगह देना, आत्मचिंतन के जरिए खुद को समझना, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना और अपने शरीर की लय का सम्मान करना। ये सब मिलकर एक जीवन शैली बनाते हैं जिसे संयोग से नहीं बल्कि हर रोज जानबूझकर चुनना पड़ता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि स्थिरता का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब दुनिया से और गहराई से जुड़ना है। जैसे मार्कस ऑरेलियस। जब वो शांत होते थे तो उन्हें ताजी पकी हुई रोटी में पड़ी दरारों में भी सुंदरता दिखती थी। वाह! जब आपका मन शांत होता है तो आप जीवन को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। तब लक्ष्य और ज्यादा चीजें पाना नहीं बल्कि गहरे अर्थों से भरा जीवन जीना बन जाता है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। हमने एक स्थिर जीवन के लिए अच्छी आदतें और दिनचर्या बनाने की बात की, लेकिन तब क्या होता है जब जिंदगी में कोई अप्रत्याशित घटना, कोई संकट हमारी सारी दिनचर्या को तोड़ देता है? हम स्थिरता को सिर्फ एक गतिविधि बनाने के बजाय जीवन के उन तूफानी पलों में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया कैसे बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।